फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय यूनिवर्सल वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज का हमारा इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी विद्युत क्षेत्र होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ठीक है ना, बहुत सिंपल समझ जाओगे। मेरे पास में अगर दो चार्ज हो, ये दो चार्ज, और दोनों ही क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, यानी उनका परिमाण क्या हो, सेम हो, यानी ये भी क्यू ये भी क्यू, बट इन ये क्या ऑपोजिट नेचर के हो, यानी एक नेगेटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये दोनों ही क्या हो, एक बिल्कुल ही स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम बोलते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव। डेफिनेशन देख लो, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at small distance is called an electric dipole। ठीक है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये अपोजिट यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सो इसी तरीके से जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर स्थित हो, तब इस प्रकार के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस की। तो मान लो ये इनका सेंटर है, ठीक है ना, इसको मैं O ले लेता हूं। तो इस चार्ज की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास में A, और इस तरीके से इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, A। तो टोटल जो आपके पास में डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो कितनी है, 2A। ये कन्वेंशनली जो है वो लगभग सारी बुक्स में, मतलब सारे बुक्स में भी जो है वो ये 2A ही लिखी जाती है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप D भी ले सकते हो। इस पूरी को अगर आप D लोगे तो यहां से कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां से A और ये A, तो पूरी टोटल कितनी होगी, 2A होगी। ये कन्वेंशन है फिजिक्स में। सो ये है मेरे पास में क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर। और इसको बोलते हैं अपन क्या, डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ यानी द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव लंबाई। सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो गया। अब उसके बाद में एक टर्म यहाँ पे जो है हम एसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो क्या होता है, देखो उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किन के बीच में होता है। ठीक है ना, वैसे नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, और डायपोल यानी डाई यानी दो, और दो पोल है क्योंकि दो चार्ज है इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होता किसमें। तो ये बेसिकली आप देखते हो ये मॉलिक्यूल्स में ज्यादा पाया जाता है, यानी अणुओं में, क्योंकि अणुओं के बीच की डिस्टेंस जो है ना वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्मॉल डिस्टेंस, यानी कितनी कम डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होती है वो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की मतलब माइक्रोमीटर में होती है, नैनोमीटर में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। आ रही बात समझ में। तो वो किसमें होती है, वो बेसिकली जो है वो आपके मॉलिक्यूल्स में ही पाई जाती है, यानी कि अणुओं में पाई जाती है। क्लियर है। अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लिखते हैं P से, इसको हम P से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो ये होता है कि दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण या मैग्नीट्यूड ये, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी क्या है वो 2A का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। डेफिनेशन में भी ये लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, इन दोनों में से कोई भी चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी क्या है, 2A के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखो। अब बात करते हैं अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर है तो इसका मतलब डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं यानी दिशा की। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस से प्लस की ओर। ये आपका फिजिक्स में कन्वेंशन है, याद रखना, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा।
कि जो फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन ली जाती है वो हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। आप केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन फिजिक्स में आपको क्या माननी है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है, आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी लिख देते हैं हम, यूनिट। तो देखो यूनिट कूलम, सॉरी जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या है, कूलम, और ये 2a क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। सो इसकी यूनिट होती है क्या, कूलम इनटू मीटर, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट भी क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ध्यान से देखना, ये एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ चार्ज -q, यहाँ +q, यहाँ +q। आपको निकालना है नेट डायपोल मोमेंट, यानी कि आपको P नेट निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये मान लो एक ओरिजिन है, मूल बिंदु, देखो ये डायपोल जो बना रहा है, क्योंकि ये एक माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज और क्या है, सेम क्वांटिटी, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड के, तो इसका मतलब ये एक डायपोल बन रहा है। इस तरीके से देखो ये भी एक डायपोल बन रहा है। तो बात करें इस डायपोल की, तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की, यानी इस तरफ, ठीक है, उसको मान लिया मैंने क्या, P, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की, और ये P। अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, a, और ये भी क्या है, a, तो इसका मतलब दोनों का डायपोल क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ये भी मैंने क्या मान लिया, इसको P मान लिया। अच्छा अब ध्यान से देखना, इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अब ये भी ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर है, और इनके बीच में एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इनका रिजल्टेंट यहां के बीच में तो आएगा, जो क्या होगा मेरे पास में, P नेट होगा, जो मेरे पास में क्या होगा, P नेट ही तो होगा। अब वही दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे हो तो हमें रिजल्टेंट निकालना आता है। सो P नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में √p² प्लस p² प्लस 2pp cos 90, और cos 90 आपको पता है क्या होता है, 0। क्लियर। सो ये मेरे पास में हो जाएगा √2p², और यहां से आ जाएगा आपके पास में p√2, ठीक है। अब बात करते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी, तो P क्या है मेरे पास में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, वो मेरे पास में क्या, Q, और इनके बीच की डिस्टेंस, तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, a दी है, यहाँ पे भी a, तो ये हो जाएगा मेरे पास में a, और फिर ये √, तो ये आ गया इसका क्या, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आगे बात समझ तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट ये नोट करिए, फिर हम जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जो है वो होती है वो पढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द कोएक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। समझते हैं इसको। देखो कोएक्सियल लाइन का मीनिंग क्या होता है, अक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, जैसे कि मान लो ये मेरे पास में पहले तो ये तो डायपोल है, मैं रख देता हूं यहां पे, ये मेरे पास में यहां पे डायपोल रख दिया, ठीक है, ये -q और ये +q, इनके बीच की डिस्टेंस 2a, और ये इसका सेंटर, यहां से ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a। अच्छा अब देखो अक्षीय रेखा यानी मतलब कोएक्सियल लाइन, समाक्षीय ये भी बोल सकते हैं। अगर मान लो ये सिर्फ यही चार्ज होता और ये नहीं होता, तब तो अक्ष कुछ भी हो सकती थी, ठीक है ना, तब तो एक्सिस कुछ भी हो सकती थी, ये हो सकती है, इसकी एक्सिस ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती थी। और अगर मान लो ये होता और ये नहीं होता, तब भी एक्सिस अपन कुछ भी ले सकते थे। लेकिन हम इन दोनों चार्ज की बात कर रहे हैं, तो दोनों की जो समाक्षीय यानी कोएक्सियल जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, वो यही तो होगी, ये वाली, ठीक है ना। तो हम ये अब स्टडी कर रहे हैं कि इस डायपोल के अक्षीय रेखा पर यानी कोएक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, यानी मुझे अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इसके कोएक्सियल लाइन पे, तो वो कितना होगा वो हम अब पढ़ेंगे। यानी ये डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है बोर्ड में। तो मैंने क्या किया कि मान लो इसके इस तरफ यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ठीक है ना। तो मुझे इस डायपोल के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है।
वो कितनी है इस डायपोल के कारण, वो पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, ये सेंटर इसका O। अब देखना इस चार्ज को तो मैं दे देता हूं नंबर 1, ये चार्ज मेरे पास में है नंबर 1 और ये चार्ज है मेरे पास में नंबर 2। क्लियर? तो देखिए इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पहले तो वो समझते हैं। तो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, यानी ये इस तरफ, ये है मेरे पास में क्या E1। क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस चार्ज के कारण और उसकी डायरेक्शन पता करनी है तो वो क्या होती है नेगेटिव चार्ज की और यानी ये मेरे पास में होगी क्या E2। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा बनाया और इसको कम बनाया, उसका रीजन है। ध्यान से देखना, हमने जो आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है और चार्ज से दूर जैसे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती जाती है। अब बात करें इस चार्ज की, तो देखिए इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, आगे बात समझ में, और इसका क्या होगा इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। इसीलिए मैंने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ा बताया है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने थोड़ा सा छोटा बताया है। ये क्लियर है? ओके। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की इसके सेंटर से डिस्टेंस, वो है मेरे पास में r, ये r डिस्टेंस में है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं इस पॉइंट की इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है। तो ध्यान से देखना, ये पूरी टोटल r और ये a, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हुई r - a। क्लियर? अब बात करते हैं इस चार्ज से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तो ध्यान से देखना, ये r और ये प्लस a, तो टोटल कितनी होगी r प्लस a। तो डायग्राम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं डेरिवेशन। तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी भी पॉइंट पे किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपन क्या करते हैं, उसका वेक्टर सम करते हैं, है ना, सदिश योग करते हैं। इस पॉइंट पे बात करूं तो E जो होगा, E नेट, वो क्या होगा E1 प्लस E2। और अगर बात करूं मैं इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करूं तो देखो क्या होगा, वेक्टर E इज इक्वल मैग्नीट्यूड E इक्वल टू मैग्नीट्यूड E1 माइनस E2। माइनस क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए क्या आएगा माइनस तो करना पड़ेगा। कब? जब अगर हम इसके परिमाण की बात करते हैं। क्लियर? तो चलिए E की बात कर लेते हैं। तो देखो E1 इसके कारण, इस चार्ज के कारण, तो फार्मूला क्या होता है kq अपॉन r स्क्वायर। सो k चार्ज क्या है q, r स्क्वायर यानी इस चार्ज से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है r माइनस a, तो ये हो जाएगा मेरे पास में r माइनस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 इस चार्ज के कारण, सो kq अपॉन r स्क्वायर। तो इस चार्ज से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है r प्लस a, सो ये मेरे पास में आ गया r प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो kq कॉमन आ रहा है तो kq को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां बच जाएगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर है? तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं यहां पे। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में r माइनस a का होल स्क्वायर और फिर r प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये कर दिया तो ये कितना चला जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर? सो k q इसको ऊपर कर देंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, इसको भी ऊपर कर देंगे r स्क्वायर और फिर हो जाएगा ये प्लस a स्क्वायर और फिर माइनस 2ra अपॉन, देखो ये स्क्वायर दोनों पे लगा दूं मैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी r माइनस a और फिर r प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखो ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट जाएगा, ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर भी कट जाएगा बिकॉज़ ये माइनस अंदर चला जाएगा इसलिए। तो देखिए ये 2r है, ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, सो 2ra प्लस 2r ये हो जाएगा मेरे पास में 4ra। 4r, यहां देखो a
माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर क्या था? अब ध्यान से देखना, इसको मैं देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक खेल खेल रहा हूं, देखना ये k, यहां से मैंने 2 को बाहर ले लिया, 1, क्लियर है? अब देखना q इंटू 2a डिवाइडेड बाई ये मेरे पास बच गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं किया है, इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, ये k की जगह k, ये q की जगह q और ये a की जगह a, किसी को कुछ नहीं किया है। तो थोड़ा सा इस 4 को मैंने ब्रेक कर दिया और q इंटू 2a को मैंने साथ में लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, q इंटू 2 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ये r भी है, r में लिखना भूल गया, ये r, क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की बहुत ही स्मॉल होती है। अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की और इस r डिस्टेंस का अगर मैं तुलना करूं, इसका कंपैरिजन करूं, तो ये जो a डिस्टेंस है ना वो r की तुलना में बहुत ही छोटी है। अगर मान लो ये माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में है और मैं अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल अगर सेंटीमीटर में भी चला जाऊंगा ना तो इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल से ये डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है और मान लो अगर ये 1 नैनोमीटर है, 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर में होता है और सेंटीमीटर, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। तो ये चीज बोल रहा था कि ये जो a है r के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम है। तो यहां मैं लिख सकता हूं इफ r is very very greater than a, तो then a स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा ना। छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते तो क्या हो जाती है, वो और छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, 0। तो अब देखो मेरे पास में क्या हो गया, 2kp अपॉन ये हो जाएगा r की 2kp r अपॉन r की पावर 4, बिकॉज़ 2 to 4 हो जाएगा। ये एक r से ये एक r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड E यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास में निकल के आएगा वो आएगा 2kp अपॉन r क्यूब। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी आप खुद बता सकते हो, क्योंकि देखो ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा और ये कम है, तो नेट कहां जाएगा, इधर ही तो जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, इलेक्ट्रिक डायपोल की भी डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं, यहाँ पे अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, E is equal to 2kp अपॉन r क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर यानी इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इकाई सदिश p क्या। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यही है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तब जब अगर आपको किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्लियर? और ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो फटाफट इस डेरिवेशन को आप नोट करिए, डायरेक्शन ऑफ निकलना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पहले तो हमने क्या पढ़ा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फार्मूला क्या आया, 2kp/r³। क्लियर? और इससे अब निकालता है कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, वैसे भी आपको पता है तो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। मान लो मेरे पास ये दो चार्ज है, जैसा आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय या विषुवतीय, एक ही बात है। तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल, इनके बीच की डिस्टेंस 2a, ये सेंटर इसका O, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस क्या होगी a। जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो ये होती है कि जो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लाइन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें उसको हम बोलते हैं क्या,
इक्विटोरियल लाइन, यानी इस लाइन के जस्ट लंबवत अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें उसको हम बोलते हैं क्या, इक्विटोरियल लाइन, यानी कि निरक्षीय रेखा। अक्षीय तो यही हो गई, निरक्षीय क्या होती है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो मान लिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट है, अब उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, ये तो पूरी एक लाइन होगी, इस लाइन पर कोई बिंदु है मान लो यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, वो क्या होगा तो हम निकालते हैं। तो मान लिया कि ये पॉइंट P है, क्लियर, ये पॉइंट मैंने मान लिया P पॉइंट है, ये P पॉइंट, क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। तो बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड क्या उसकी सेम है, क्लियर। और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, वो है मेरे पास में क्या, r, क्लियर। अब वापस वही, इस चार्ज को तो मैं 1 और इस चार्ज को जो है वो मैं 2 नाम दे देता हूं, क्लियर। अब ध्यान से देखना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यानी कौन सा, E1, बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्ज से दूर, कौन सा चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से दूर। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, E और होती है, तो इसका मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, यानी ये होगी मेरे पास में क्या, E2। यहां तक क्लियर है, E1 और ये E2, क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब मैं ये मान लूं कि ये जो एंगल है ये है थीटा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, दोनों सेम है, सिमेट्री है। अच्छा, अब अगर ये दो वेक्टर है तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, यही तो आएगा, इनका रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो यही पे तो आएगा, E नेट, क्लियर। अब देखो एक्चुअल में ये जो है वो किसी एक एंगल पे होंगे। अब अगर एंगल की बात करें तो ध्यान से देखना, ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसको कट करते हुए जा रही है, तो इसका मतलब देखो ये z बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये दो लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, अब ये जो है वो क्या एंगल पे है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों ही वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर को क्या करता हूं मैं, इनके लंबवत जो घटक होते हैं, यानी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं उसमें तोड़ देता हूं। यानी देखो कैसे है, इसको तो मैं इस तरफ तोड़ देता हूं और इस तरफ तोड़ देता हूं, तो देखो। और अब ध्यान से देखना, इस E1 के लिए आपको पता है कि जिस तरफ थीटा होता है उधर हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, cos का कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका मतलब जो इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, E1 cos थीटा, और इस तरफ जो आएगा वो क्या आएगा, E1 sin थीटा, क्लियर है। अब यहां बात करते हैं इसके अंदर, तो देखिए ये थीटा है, तो इसके इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, E2 cos थीटा, और इसके इस तरफ नीचे की ओर कौन सा कंपोनेंट आएगा, वो आएगा मेरे पास में E2 sin थीटा, ये क्लियर है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपने 11th में बेसिकली ऐसे स्प्लिट करना सीखा होगा ना, ब्रेक करना, तोड़ना। तो ये मैंने क्या किया, इनको इनके लंबवत घटकों में तोड़ दिया, क्लियर। अब देखो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो इन दोनों का ही तो सम होगा। अब आप बात करो अगर मैं इन दोनों की, तो ये तो देखो एक तरफ इसको इस तरफ खींच रहा है और ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये साइन थीटा तो सेम है। बात करते हैं क्या E1 और E2 भी सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम होंगे तभी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जितना ये ऊपर खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले E1 की बात करते हैं, क्लियर, E1 की बात करते हैं। तो E1 के लिए ध्यान देना, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, क्यों ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, क्योंकि इस चार्ट से इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है और ये पता है, ये A और ये R है। तो ध्यान से देना कि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अगर ये R है, ये A है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस। पीछे बची क्या, आधा, तो मुझे क्या निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है। पाइथागोरस बाबा का फार्मूला लगाओ ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, r² + a², ये तो आएगा। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ दे दूं मैं इसको a और ये देता हूं मैं इसको b, तो जो AP है, AP²
इज इक्वल टू, वो क्या होगा मेरे पास में, ए ओ स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए पी मेरे पास में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, बस बोल लेना इसका। अच्छा ये जितना है उतना उतना ये भी तो होगा, तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी, ये ध्यान रखना। तो दोनों की डिस्टेंस भी हमें मिल गई। अब बात करते हैं E1 की, है ना, E1 की बात कर लेते हैं। देखो E1 क्या है, E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, सो KQ अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस तरीके से E2 की बात कर लेते हैं, तो E2 भी तो यही आएगा, KQ अपॉन जितना ये है उतना उतना ये भी था, ये है मेरे पास में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास में क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से ये पता चल गया कि E1 इज इक्वल टू E2। लेकिन ये अभी मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से मिलेगा, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी नेट जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उनका इस मतलब उस पे जो है ना इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा मेरे पास में क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब बात करते हैं E1 और E2, ये भी तो इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, E2 की जगह क्या रख देता हूं, E1 रख देता हूं, सो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा क्या, 2E1 cos थीटा। क्लियर, तो E1 की वैल्यू मुझे पता है, अब मुझे क्या चाहिएगा, cos थीटा चाहिएगा। cos थीटा निकलेगा इस ट्रायंगल से, तो ध्यान से देखना cos थीटा के लिए, ये तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, E नेट। तो देखो इस ट्रायंगल को लेता हूं मैं ना, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये A है, ये R है, और ये रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। क्लियर, और ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। और cos थीटा आप जानते हो, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, पीछे बची क्या, बेस, तो बेस मेरे पास में क्या है A, हाइपोटेनस यानी कर्ण मेरे पास में क्या है, रूट R स्क्वायर प्लस A। तो इसका मतलब cos थीटा की जगह जो है वो मैं यहां पे ये पुट करूंगा। क्लियर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा मेरे पास में 2KQ, E1 की जगह मेरा वैल्यू तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा A रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान देना, क्या ये इसकी पावर 1/2 है, रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 तो होता है। सो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये K, इसको मैं देखो साथ में लिख लेता हूँ Q into 2A, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब ध्यान से देखना, यहाँ तो P हो जाएगा, नीचे देखो इसकी पावर कितनी, 1, आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। सो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, और ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो मेरे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अब जो होगा वो मेरे पास में हो जाएगा क्या, KP अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। अब वही वापस जो ये डिस्टेंस है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, यानी मैं वापस वही सेंटेंस यहां पे लिखूंगा जो मैंने पिछले वाली डेरिवेशन में लिखा था कि R इज ग्रेटर देन A, यानी R क्या है, बहुत बड़ा है, यानी सेंटीमीटर में, और वो क्या नैनोमीटर में, तो डिस्टेंस तो बहुत बड़ी होगी ना। तो यहां हम मान सकते हैं कि जो A स्क्वायर होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो देखो ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, R की पावर 3 हो जाएगा। तो यानी मेरे पास में जो इक्विटोरियल पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल के आता है वो ये आता है KP अपॉन R क्यूब। बड़ा मजेदार फार्मूला निकल गया है ना। जब अपन ने एक्सेल लाइन पे पढ़ा था तो फार्मूला क्या था, 2kp अपॉन R क्यूब। अब हम क्या निरक्षीय पे पढ़ रहे हैं, यानी इक्विटोरियल पे पढ़ रहे हैं, तो फार्मूला क्या है, kp बाई
क्लियर? तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है। तो देखो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। यही तो है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी ना। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसमें क्या थी, सेम डायरेक्शन है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसके अंदर क्या है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसको जो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी जब हम इसको सदिश रूप में जब हम लिखेंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ निरक्षीय, इंग्लिश में लिखना है क्या, इक्वेटोरियल, ठीक है ना, इक्वेटोरियल। किसके लिए, इक्वेटोरियल। तो ये हो जाएगा मेरे पास में k p अपॉन r क्यूब। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर मैंने क्या लिखा है, p कैप को माइनस में लिखा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो क्या था, अक्षीय बल 2kp by r क्यूब। तो मुझे ये बताइए, ये kp by r क्यूब किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निरक्षीय के लिए। तो इसका मतलब E अक्षीय इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E निरक्षीय। यानी यहां से ये पता चलता है कि अक्षीय रेखा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निरक्षीय रेखा के कितने 2 गुना होता है। पता चल गया, आगे बात समझ। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अक्षीय रेखा पे इलेक्ट्रिक फील्ड और निरक्षीय रेखा पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2 रेशियो। या पूछ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय रेखा पे निरक्षीय रेखा कितने टाइम्स होती है, 2 गुना होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये 2 डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, फिर जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी हम पढ़ेंगे वहां पे टॉर्क पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे। तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपने आज की वीडियो में बहुत एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।